कैमरे में बंद अपाहिज इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। यह कविता लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। आइए इस कविता की व्याख्या करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इन पंक्तियों में मीडिया की मानसिकता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मीडिया वाले लोग खुद को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं, खुद को ताकतवर मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। वे एक बंद कमरे में, अर्थात जहाँ पर टेलीविज़न प्रोग्राम की शूटिंग की जाती है, उस स्टूडियो में एक कमज़ोर आदमी को बुलाते हैं और उससे प्रश्न पूछेंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? देखिए, इस पंक्ति में कवि ने बड़ी ही सहजता से बताया है कि मीडिया वाले क्या करते हैं। एक अपाहिज आदमी को कैमरे के सामने बिठाकर उससे पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं। ऐसा करते हुए वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि एक कमज़ोर और अपाहिज व्यक्ति से ये पूछना उसे कितना दुखी करता है। फिर पूछते हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं, यानी आपके अपाहिज होने का क्या कारण है। मीडिया के लोग उस अपाहिज व्यक्ति को बोलने का अवसर दिए बिना उसके दुख को बढ़ाने के लिए, उसके दुख को और ज़्यादा कुरेदने के लिए आगे प्रश्न पूछते हैं कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? यानी एक अपाहिज से ये पूछ रहे हैं कि आपको अपाहिज होने से कितना दुख होता है। आगे ब्रैकेट में पंक्ति दी गई है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी ये बात कही नहीं जाएगी। सिर्फ इशारों में मीडिया वाले एक दूसरे को समझाते हैं कि अब अपाहिज के चेहरे पर जो दुख आएगा उसे कैमरे पर बड़ा बड़ा दिखाओ। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इन पंक्तियों में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि मीडिया वाले उस अपाहिज को इतना दुखी कर देते हैं अपने सवालों से, अपने व्यवहार से, इतना ज़्यादा भावुक कर देते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि वो जल्दी बताए, अपना दुख लोगों के सामने प्रकट करे, रोए, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाता। मीडिया वाले ऐसा माहौल बना देते हैं कि वह व्यक्ति और ज़्यादा दुखी हो जाता है और दुख के कारण उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे उसका मजाक उड़ा रहे हों। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, यह बात सोच कर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो वे खुद ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं और वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उसे ऐसा महसूस होता है। यानी उस व्यक्ति पर बेतुके सवालों के जवाब देने के लिए दबाव बनाया जाता है और उसे अधिक से अधिक दुखी होकर सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया जाता है। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। अर्थात थोड़ा और सोचकर, थोड़ी और कोशिश करके बताइए। अगर आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो ये सुनहरा अवसर खो देंगे, लोगों को अपना दुख बताने का और टेलीविज़न पर आने का सुनहरा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके।
आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मीडिया वालों का एकमात्र उद्देश्य अपने कार्यक्रम को अधिक से अधिक रोचक बनाना है, उस व्यक्ति की पीड़ा को समाज के सामने लाना नहीं है। अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उन्हें उस व्यक्ति को चाहे कितना भी अधिक दुखी क्यों ना करना पड़े, और इसके लिए वे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। आगे देखिए, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इन पंक्तियों में कवि समाज के लोगों पर भी व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं कि टीवी पर प्रोग्राम देखने वाले लोग यानी दर्शक भी इंतजार करते हैं कि वह व्यक्ति कब रोएगा, लेकिन यह प्रश्न दर्शकों से पूछा नहीं जाएगा। अर्थात समाज के लोगों की भी करुणा समाप्त होती जा रही है। वे भी इंतजार करते हैं कि कार्यक्रम में वह दुखी व्यक्ति कब रोएगा। जितना अधिक वह व्यक्ति रोएगा, उतना ही दर्शकों को वह समाचार, वह कार्यक्रम अधिक रोचक लगता है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। इन पंक्तियों में कवि बताता है कि मीडिया वाले उस अपाहिज व्यक्ति का मानसिक रूप से शोषण करते हैं। वे रोने के कारण उसकी फूली हुई आँख की तस्वीर को बड़ा करके कैमरे पर, पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे, और ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करेंगे कि वह रोने लगे, और दर्शकों से उम्मीद करेंगे कि वे उस अपंग व्यक्ति की अपंगता की पीड़ा को समझें। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। इंटरव्यू लेने वाले लोग दर्शकों को धैर्य रखने के लिए कहते हैं। वे दर्शकों और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। अर्थात टीवी पर वह अपाहिज व्यक्ति रोए जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, और उसको देखकर दर्शक रोए। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। इंटरव्यू लेने वाले लोग दर्शकों और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करेंगे और फिर निर्देश देंगे कि अब कैमरा बंद कर दो। अगर अपाहिज अपना दर्द पूरी तरह नहीं बता पाया या अधिक नहीं रो पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही इंटरव्यू लेने वाले अर्थात मीडिया के लोग मुस्कुराते हैं और घोषणा करते हैं, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। अर्थात कार्यक्रम के आखिर में अपंग व्यक्ति की पीड़ा पर हंसते हुए अंत में घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। अर्थात अभी जो अपंग की पीड़ा आप सभी लोगों को दिखाई गई वो सामाजिक उद्देश्य से भरपूर थी। ये पंक्तियाँ मीडिया वालों की संवेदनहीनता को दिखाती हैं और अपंग व्यक्ति के साथ हो रहे भद्दे मजाक को दिखाती हैं। बस थोड़ी सी कसर रह गई, अर्थात मीडिया वाले दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए, यानी अपाहिज और दर्शक दोनों को साथ साथ रुलाने में कमी रह गई। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। कविता की व्याख्या करने के बाद आइए अब देखते हैं इस कविता के पद्यांशों का काव्य सौंदर्य। इस कविता में से कहीं से भी कोई भी पद्यांश पूछ लिया जाए
उसके काव्य सौंदर्य में आप ये पंक्तियाँ लिख सकते हैं। पूरी कविता की विशेषताएं एक समान हैं। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम देखते हैं भाव सौंदर्य, यानी भाव संबंधी विशेषताएं, अर्थात कविता का मूल भाव क्या है। सबसे पहला भाव है मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया गया है। दूसरा, अपाहिज की बेचैनी और समाज की समाप्त होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया गया है। अर्थात यह पूरी कविता 3 तरह के पात्रों पर आधारित है। एक तो मीडिया और उसकी घटिया मानसिकता, दूसरा अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा और उसकी बेचैनी, और तीसरा समाज के लोगों में समाप्त होती मानवीय संवेदना। अब देखते हैं इस कविता का शिल्प सौंदर्य, अर्थात व्याकरण संबंधी विशेषताएं, शिल्प संबंधी विशेषताएं। पहली विशेषता है इस पद्यांश में नाटकीयता है, यानी पूरी कविता से कोई भी पद्यांश पूछ लिया जाए, यह कविता नाटकीय रूप में है। कविता पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है मानो हमारी आंखों के सामने कोई नाटक चल रहा हो। आम बोलचाल की सहज व सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, अर्थात कविता पढ़ते हुए हमें कोई भी शब्द कठिन नहीं लगा, ऐसा शब्द नहीं मिला जिसका अर्थ पता न चले। तीसरी विशेषता करुण रस की अभिव्यक्ति की गई है, अर्थात यह कविता मन में करुणा का भाव जगाती है। चौथी विशेषता अनुप्रास और प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता में बार बार अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछे गए हैं, वहाँ पर प्रश्न अलंकार है, और अनेक स्थानों पर जहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार लगातार आया है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अंतिम विशेषता है मुक्तक छंद में लेखन है, यानी यह कविता किसी छंद में बंध कर नहीं लिखी गई है। पंक्तियाँ भी एक जैसी नहीं है, कहीं बड़ी है कहीं छोटी है, मात्राओं की गिनती एक जैसी नहीं है, इसलिए यह मुक्त छंद में है।